नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर अणुगति सिद्धांत का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों के नियम, और हम इस वीडियो में देखेंगे विभिन्न गैसों के नियम, जिसके अंतर्गत हम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसिक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, और अंत में हम बात करेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के बारे में। तो इस वीडियो में हम सभी गैसों के नियमों का डिटेल से अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला नियम बॉयल का नियम लेकर चलेंगे। देखिए, हम आदर्श गैस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, मुख्य अभिग्रहित लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम गैसों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियम कायदे समझने वाले हैं। इसके ठीक बाद में जो हमारा वीडियो आएगा वो आदर्श गैस से रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहले हम बॉयल का नियम लेकर चल रहे हैं। देखिए, बॉयल का नियम क्या है। बॉयल का नियम नियत ताप पर ही लागू होगा। देखिए क्या कहता है, नियत ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, टेम्परेचर यहां पर हमने कांस्टेंट कर दिया है, नियत कर दिया है, तापमान एक समान रहता है, और निश्चित द्रव्यमान वाली कोई गैस है तो उस गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, बॉयल के नियमानुसार किसी नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर मैं पुट कर देता हूं, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, अवस्था समीकरण है, वो आपके सामने हम रख देते हैं। देखिए क्या है, नियम आपके सामने रख रहा हूं मैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का, किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है बॉयल के नियम का स्टेटमेंट। इसको हम मैथमेटिकल रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। हमारे पास में किसी गैस का प्रेशर यदि P है तो वो उसके आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, और ये कब होगा, जब T नियत रहता है। T नियत रहता है तो P है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ये बॉयल का नियम है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। तो ये आ गया है बॉयल के नियम का गणितीय रूप। PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और दो अवस्थाओं के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं। देखिए, दो भिन्न स्थितियों में, कि पहली स्थिति के अंदर जो प्रेशर है वो P1 आयतन V1, दूसरी स्थिति में प्रेशर P2 आयतन V2, दोनों P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के। क्लियर। अब देखिए, हम कुछ ग्राफ से इस नियम को भी समझ लेते हैं कि यहां पर यदि T नियत रहता है तो P और V दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैं आपको कुछ ग्राफ समझा रहा हूं। एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं P दाब, दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं आयतन।
हम ये जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। आयतन जब बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, तापमान नियत है, और किसी पात्र में यदि गैस भरी है तो उसका आयतन बढ़ रहा है, इट मीन्स उसमें गैस का जो प्रेशर है वो घट जाएगा। आयतन कम होने पर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? देखिए दूसरा ग्राफ क्या है कि पीवी का मान कांस्टेंट रहता है। पीवी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पीवी का मान यहां पर ये जो ग्राफ है वो टी नियत होना चाहिए। यहां पर टी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो पी और वी का मान कांस्टेंट बना रहता है। जब आप आयतन को बढ़ा रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन टी यहां पर भी क्या होना चाहिए? नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये सभी ग्राफ हम टी को नियत रखते हुए खींच रहे हैं। क्लियर? अगला जो ग्राफ है वो भी हम पीवी और पी के बीच में खींच रहे हैं, तो यहां पर भी पीवी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। क्लियर? देख लीजिए कि यदि हम एक तरफ ले ले P और एक तरफ ले ले 1/V, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, और यहां पर T नियत बना हुआ है। T क्या बना हुआ है? नियत बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। क्लियर? तो P एक तरफ हमने क्या लिया है? P लिया है, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है? 1/V लिया है। और यहां से देख लीजिए दोनों एक दूसरे के P और 1/V दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, जबकि P और V दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ ग्राफ जिनकी सहायता से हम बॉयल के नियम को समझ सकते हैं। क्लियर? इसके पश्चात हम दूसरा नियम देखते हैं, चार्ल्स का नियम। देखिए क्या है। दूसरा नियम लेकर चलेंगे, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है कि देखिए यहां पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। नियत दाब के ऊपर आयतन और ताप के मध्य ये संबंध बताता है। देखिए नियम क्या है, स्टेटमेंट सुन लीजिए कि नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। आयतन यहां पर टेम्परेचर के समानुपाती होगा, प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना होगा। क्लियर? नियत दाब पर जो V है वो T के समानुपाती होता है, और यही है चार्ल्स का नियम। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या है? नियत दाब पर, नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली, किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। क्लियर? देखिए यहां पर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आयतन और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के समानुपाती होगा। P यहां पर क्या है? नियत। तो चार्ल्स के नियमानुसार V है वो T के समानुपाती होगा। क्लियर? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, V इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, कांस्टेंट इंटू टी। अर्थात इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, V बट्टे में T इक्वल टू कांस्टेंट। V बट्टे में T इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लिखा जा सकता है। आ गई बात समझ में? दो भिन्न अवस्थाओं के लिए हम क्या लिख सकते हैं? भिन्न अवस्थाओं के लिए
दो भिन्न अवस्थाओं के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 बट्टे में T1 बराबर होता है V2 बट्टे में T2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 बट्टे में V2 बराबर होता है T1 बट्टे में T2 के। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि आयतनों का अनुपात तापों के अनुपात के बराबर होता है, और वैसे आयतन है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता ही है। यहां पर आप देखेंगे यदि हम इनके बीच में ग्राफ खींचें, पी को नियत रखते हुए वी और टी के बीच में यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी, बिकॉज दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहां पर आप देखिए हम एक तरफ ले रहे हैं V, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं T ताप, और यहां हम प्रेशर को P को नियत रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, तब हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त होने वाली है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं कि नियत दाब पर आयतन और ताप दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहां पर आप देखें अन्य यदि हम ग्राफ यदि लेकर चलें तो इस तरीके के ग्राफ हमें प्राप्त होने वाले हैं। यदि V बट्टे में जो T का मान है वो T के साथ में चेंज नहीं होगा, V बट्टे में T का जो मान है वो V के साथ में भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? यदि हम V और 1/T के बीच में ग्राफ खींचें, V और T, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। और यदि हम T और 1/V के बीच में खींचें तब भी ऐसा ही ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। इसमें जो मुख्य ग्राफ है वो ये वाला है, P को नियत रखें तो V और T दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, गैलुसेक का नियम हम देख लेते हैं। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम देखिए, गैलुसेक के नियम में हम आयतन को नियत रखेंगे। आयतन को नियत रखते हुए P और T के मध्य संबंध बताता है। देखिए क्या है नियम कि नियत आयतन पर किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि नियत ताप पर किसी गैस का जो दाब होता है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। ताप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बट आपका जो आयतन है वो नियत रहना चाहिए। ठीक है, ताप डिक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है गैलुसेक का नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी गैस का यदि हम आयतन नियत कर दें तो उसका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर आपके सामने रख देता हूं मैं, देखिए क्या है। नियत आयतन पर, नियत आयतन पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली, किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। उसके ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्लियर? देखिए यहां पर हम आयतन को नियत रख रहे हैं तो V तो हमारे पास में है नियत, V यहां पर हमारे पास में कांस्टेंट, देन जो P है वो T के समानुपाती होता है, और यही है गैलुसेक का नियम। और यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं कि P है
वो बराबर होगा कांस्टेंट इंटू टी के, कांस्टेंट इंटू टी के बराबर होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बट्टा जो T होता है वो कांस्टेंट होता है, P बट्टा T क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर। दो भिन्न अवस्थाओं के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, दो अलग अलग यदि हम अवस्थाएं ले लें, दो भिन्न अवस्थाओं के लिए कि जो प्रेशर और ताप है इनका अनुपात निश्चित रहता है, P2 अपॉन T2 बराबर होगा P1 अपॉन T1 के। ये दो भिन्न अवस्थाओं के लिए हमने आपस में संबंध लिखे हैं। क्लियर। अब देखिए हम गैलुसेक के नियम में भी कुछ ग्राफ हैं, उन ग्राफों को समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से ग्राफ हैं, कैसे ग्राफ हमें प्राप्त होने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए P और T समानुपाती होंगे, एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं P, दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं T, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब V नियत रहता है। V क्या रहता है, नियत। नियत V के ऊपर P और T दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। दूसरा जो ग्राफ है, देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया है कि P और T दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और P बट्टा T का जो मान होता है वो P के साथ में चेंज नहीं होता, कांस्टेंट बना रहता है। इसी प्रकार से P बट्टा जो T का जो मान है वो T के साथ में भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर। यहां तक आ गया समझ में। देखिए यदि हम एक तरफ ले लें P, एक तरफ हम क्या ले लें, P ले लें, और दूसरी तरफ ले लें हम 1 बट्टा T, तो देखो P और T तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन P और 1 बट्टा T दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। आप यदि 1 बट्टा P यहां पर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं T, तो ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। P और T तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन P और 1 बट्टा T एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो ऐसे ग्राफ हमें प्राप्त होने वाले हैं। अगला जो गेस का नियम है वो है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या है, चौथा जो गेस का नियम है वो है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम क्या है समझ लीजिए। इस नियम के अकॉर्डिंग यदि आप नियत दाब लें, नियत ताप लें, नियत दाब और ताप के ऊपर यदि आप बहुत सारी गैसें ले रहे हैं और उनका यदि आयतन भी एक समान ले लें, तो उनमें अणुओं की संख्या एक समान होगी। देखो एक बार फिर से सुन लीजिए, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नियत दाब, ताप और आयतन पर किसी पात्र में भरी जो गैसें हैं उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। क्लियर। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके स्टेटमेंट को सुन लीजिए कि नियत दाब और ताप पर भिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। देखो एक बार फिर से सुनना, ताप और दाब क्या है, नियत, और भिन्न गैसें समान आयतनों में भरी है तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। क्लियर। देखो क्या है, नियत, नियत ताप व दाब पर भिन्न गैसों के समान आयतन में, समान आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। तो यहां पर इसको समझ लीजिए, इस नियम को समझ लेंगे कि यहां पर जो ताप है वो नियत है, दाब है वो नियत है,
और गैसें हमने समान आयतन में भरी है तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक पात्र में अणुओं की संख्या n1, दूसरे पात्र में अणुओं की संख्या n2, तो इनमें जो अणुओं की संख्या है वो समान बनी रहेगी, n1 बराबर होगा n2 के। तो यह है अवोगाद्रो का नियम, थोड़ा आसान सा ही नियम है। इसके पश्चात हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा नियम है वो है ग्राहम का विसरण नियम। देखिए क्या है ग्राहम का विसरण नियम। पांचवा नियम देख लेते हैं, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम देखो क्या है। ग्राहम का विसरण नियम हमें यह कहता है कि ताप और दाब यदि नियत है, कांस्टेंट बने हुए हैं, तो किसी गैस के विसरण की जो दर है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जहां पर घनत्व, गैस का घनत्व जितना कम है वहां पर विसरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। हम ये जानते हैं कि गैस उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रसारित होती है, विसरित होती है। तो गैस के जो विसरण की दर होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर हमें दाब और जो ताप है वो कांस्टेंट रखना होगा। क्लियर। तो देखिए क्या है ग्राहम का विसरण नियम का स्टेटमेंट एक बार फिर से सुन लीजिए कि नियत दाब और ताप पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। क्या है, नियत दाब व ताप पर किसी गैस के विसरण की दर, किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि जो गैस है उसके विसरण की दर को हम स्मॉल r से पुट कर रहे हैं, स्मॉल r, और यदि गैस का जो घनत्व है उसको हम रो से लिखें तो ये है ग्राहम के विसरण नियम का गणितीय रूप। यहां पर P और T कांस्टेंट रहने चाहिए, तो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√ρ के। तो किसी गैस की जो विसरण की दर है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। देखिए यहां से आप समझेंगे कि जो घनत्व है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन से हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, जो विसरण की दर है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से हम दो गैसें यदि ले लें तो उनके विसरणों की दरों का जो अनुपात है वो उनके वर्गमूलों के अनुपातों के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमों के अनुपात वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपातों के बराबर होता है। देख लीजिए यह है गणितीय रूप इसका। R समानुपाती होता है 1/√ρ के, और जो रो है वो द्रव्यमान बट्टे में आयतन के बराबर होता है। तो यहां से हम द्रव्यमान यदि इधर पुट कर दें तो इस फॉर्म में भी हम इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब गैसों का जो अंतिम जो नियम है वो अब हम देख लेते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम
देखिए क्या है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम समझ लीजिए कि किसी पात्र के अंदर अक्रियाशील गैसें भरी हुई है तो उन अक्रियाशील गैसों का जो कुल दाब है वो अलग अलग गैसों के दाबों के योग के बराबर होता है। कि किसी पात्र में भरी हुई अक्रियाशील गैसों का कुल दाब अलग अलग गैसों के दाबों के योग के बराबर होता है। देख लीजिए स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। किसी पात्र में भरी अक्रियाशील गैसों का कुल दाब, अक्रियाशील गैसों का कुल दाब, गैसों का कुल दाब, कुल दाब अलग अलग गैसों के, अलग अलग गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। दाब के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हमारे पास में कोई पात्र है और उस पात्र में n गैसें भरी हुई है, उसके अंदर है उनके जो दाब हैं अलग अलग, उनके जो दाब हैं वो P1 P2 P3 Pn ले लेंगे तो कुल दाब कितना होगा। देखिए माना किसी पात्र में n गैसें भरी हुई है। कितनी गैसें भरी हुई है? n गैसें भरी हुई हैं। n गैसें अभी भरी हुई है। क्लियर। जिनके दाब क्रमशः P1 P2 P3 डॉट 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 Pn है तो गैसों का कुल दाब, गैसों का कुल दाब, कुल दाब कितना होगा? पहली गैस का दाब, दूसरी गैस का दाब, तीसरी गैस का दाब, इसी प्रकार से nवीं गैस का दाब सभी गैसों के दाबों के योग के बराबर होगा। क्लियर। ये हमारे पास में किसी पात्र में भरी गैसों का कुल दाब, जिसको हमने डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से फाइंड आउट किया है। यह है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो विद्यार्थियों ये थे गैसों के कुछ नियम, जिसमें हमने गैसों के नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आदर्श गैस से रिलेटेड होगा। विद्यार्थियों यदि आपको इस टॉपिक के या कक्षा 11 या 12 के हस्तलिखित नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हस्तलिखित नोट्स यहां से इन नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा अवश्य लिख दीजिए, कौन सी कक्षा में आप हैं, 11 या 12, जो भी आप कक्षा में है वो लिख दीजिए। कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, कॉल ना करें, मैसेज करें और वेट करें, अपनी बारी का वेट करें। आपको इन पर व्हाट्सएप करने से आपको थोड़ी देर बाद में आंसर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आदर्श गैस समीकरण से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।